सक्सेस क्राइटेरिया डिसाइड कर लिया, तो यहाँ अपनी बात को ख़त्म करके मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ. वी विल जस्ट हैव एन एग्जाम्पल जस्ट टू क्लियर द व्हाट द रूब्रिक आर. तो मान लीजिए आपने क्लास 3 में बच्चों को संख्या की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए. ये आपने टेस्ट उनके लिए आयोजित किया. ठीक, अब जब बच्चों ने संख्या की परिभाषा लिख ली और उदाहरण भी लिख लिए, तो आपने उनका टेस्ट पेपर इकट्ठा किया. When you have just collected the test papers, you are just going to check it. अब आप इसको चेक करेंगे. तो चेक करते टाइम sometime you give 5 out of 5, sometime you give 4 out of 5. कभी आप 5 में से 4 अंक देते हैं, कभी 3 देते हैं, कभी 1 देते हैं. वो किस आधार पर दिए जाते हैं कि बच्चे ने प्रस्तुतिकरण कैसा किया है. तो यहाँ एक अगला क्वेश्चन आपके लिए कि प्रस्तुतिकरण, जब संख्या की परिभाषा आप बच्चे ने लिख ली, आपको उस पर अंक निर्धारित करने हैं, तो अंकों का निर्धारण आप कैसे करते हैं. 5 में से 4 क्यों दिए, 5 में से 3 क्यों आए, 5 में से 1 क्यों आया. तो ये जो क्यों आने का जो क्वेश्चन है, जो एरिया है, वही रूब्रिक्स. इट मीन्स कि अगर हम संख्या की परिभाषा के लिए रूब्रिक्स देखेंगे, तो पहले हम ये देखेंगे कि हमने जो 5 नंबर दिए हैं, उन 5 नंबर को हम कैसे कैटेगराइज करें. मीन्स पहला नंबर हम दे देंगे कि प्रस्तुतिकरण कैसा है, कंटेंट. ठीक, उसकी विषय वस्तु कैसी है. विषय वस्तु के लिए हमने 2 मार्क्स उसको अलॉट कर दिए कि अगर बच्चा विषय वस्तु ठीक लिखेगा तो हम उसको 2 मार्क्स देखेंगे. अब विषय वस्तु को ठीक लिखने का हमारा क्या क्राइटेरिया है कि उसमें बच्चे ने स्पेलिंग्स मिस्टेक तो नहीं की है. ठीक, तो एक हमारा हो गया प्रस्तुतिकरण यानी कंटेंट. सेकंड हमने क्या डिसाइड कर लिया पैरामीटर अपना कि हम स्पेलिंग्स को चेक करेंगे. थर्ड पैरामीटर हमने क्या ले लिया कि हम एग्जाम्पल्स को चेक करेंगे कि बच्चा क्या रेलेवेंट एग्जाम्पल लिख पा रहा है या नहीं लिख पा रहा है. फोर्थ हम क्या देखेंगे कि उसने जो वर्क किया है वो नीटली किया है. राइटिंग के भी मार्क्स हम देंगे लैंग्वेज में अगर देखें तो. इस तरीके से जो हमने पैरामीटर सेट किए कि हमने 5 मार्क की डेफिनेशन अगर दी है, तो उसमें से 2 नंबर हमारी कंटेंट के लिए हैं, 1 नंबर हमारा स्पेलिंग के लिए है, 1 नंबर हमारा एग्जाम्पल के लिए है और 1 नंबर हमारा राइटिंग के लिए. तो इस तरह से हमने 5 पैरामीटर सेट किए. ये 5 पैरामीटर्स रूब्रिक्स कहलाते हैं. ठीक, अब यहाँ एक और हमारे सामने समझ रहे हैं आप लोग थोड़ा बहुत. इज इट क्लियर टू यू? ओके, थैंक यू मैम. तो इस तरीके से जो पैरामीटर, जो स्केल हमने सेट किया, जो रेटिंग लेवल हमने लिया, हम उनको रूब्रिक्स कहेंगे. अब प्रॉब्लम ये आती है कि कंटेंट हमने पहला टॉपिक ले लिया कि हम कंटेंट के 2 मार्क्स बच्चे को देंगे. तो अब हम किस प्रकार से मार्क्स अलॉट करें बच्चे को कि उसने कंटेंट कैसा लिखा है. अब हमें ये वैरायटी देखनी पड़ेगी, उसका वेरिएशन देखना होगा कि ऐसा कंटेंट जिसमें पूरा सार निकल के आ रहा हो परिभाषा का, उसके लिए 2 मार्क्स. जिसमें बच्चे ने वो नियर अबाउट द, वो नियर है टॉपिक के बिल्कुल, परिभाषा उसने लिखी है, लेकिन उसकी जो वाक्य संयोजना है, जो उसके वर्ड्स फॉर्मेशन है, सेंटेंस फॉर्मेशन है, वो इतने परफेक्ट नहीं है, तो हम उसे 2 में से 1.5 भी दे देंगे. फिर हम थर्ड लेवल को अगर देखेंगे डिक्रीजिंग लेवल में कि कुछ बच्चे ऐसे हैं वो वाक्य को संयोजित भी नहीं कर पा रहे हैं, उनकी स्पेलिंग मिस्टेक्स भी आ रही हैं, और उसमें जो सार आना चाहिए, डेफिनेशन के पूरे कंपोनेंट्स आने चाहिए, वो भी क्लियर नहीं हो रहे हैं. तो हम ऐसे बच्चे को 1 नंबर दे देते हैं. और फिर उसके बाद हम ऐसे बच्चे जो बिल्कुल भी अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं, उनको हम किस कैटेगरी में रखते हैं कि दे नीड हेल्प, कि उनको हेल्प की ज़रूरत है, वो नहीं कर पा रहे हैं. तो देखा हमने कि हमने संख्या की परिभाषा उदाहरण सहित लिखने के लिए एक प्रश्न लिया. उस प्रश्न के लिए हमने जो 4 आधार लिए, उनके लिए हमने 4 पैरामीटर लिए कि जब संख्या की परिभाषा का ये प्रश्न चेक किया जाएगा, तो हम उसमें भाषा, कंटेंट भी देखेंगे, हम उसमें उसकी स्पेलिंग मिस्टेक को भी चेकआउट करेंगे, थर्ड नंबर पे उसके एग्जाम्पल भी देखेंगे, और फोर्थ नंबर पर हम नीटनेस या क्लैरिटी देखेंगे. फिर हमने पहले पॉइंट यानी कंटेंट को ले लिया. कंटेंट में भी हमने 4 वर्ग बना लिए कि पहले वर्ग के लिए 2 अंक निर्धारित हैं, लेकिन कौन सा वर्ग जो भाषा या जो संख्या की परिभाषा के सभी पैरामीटर्स को पूर्ण करता है, उसको 2 अंक. अगला लेवल हमने कर लिया जो विषय वस्तु के आसपास रहता है, पूर्ण रूप से विषय वस्तु को स्पष्ट नहीं करता है ना, ये हमने सेकंड कैटेगरी ले ली. थर्ड हमने ले ली कि विषय वस्तु सामान्य
कि वो बहुत अच्छे तरीके से शब्द संयोजित नहीं कर रहा, स्पेलिंग मिस्टेक भी हो रही है, तो हमने उसको सी लेवल ले लिया और डी पे हमने उनको रखा जिनको हमारी हेल्प की ज़रूरत है। तो हमारे पास पूरी इंडेक्स बन गई। अब लेट्स क्लियर विद द पीपीटी। हम इसको लेकर चलते हैं पीपीटी की हेल्प से। तो पीपीटी आपके स्क्रीन पर मैं कोशिश कर रही हूँ शेयर करने की। इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड थ्रू दिस। यस, क्या आप लोग देख पा रहे हैं पीपीटी? ओके, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप एक पिक्चर देख रहे हैं, लेट्स नो रूब्रिक्स। इसमें आपने क्या देखा, कुछ बच्चे हैं, बच्चों के पीछे एक पाथ यानी रास्ता बना रखा है और उस रास्ते में जगह जगह जो हम माइलस्टोन लगा देते हैं, जैसे हम सड़क पर जाते हैं तो दूरी को निर्धारित करने वाले, बताने वाले कुछ माइलस्टोन लगे होते हैं, उसी प्रकार से यहाँ कुछ माइलस्टोन लगे हुए हैं, ठीक। और जो सबसे लास्ट वाला माइलस्टोन है वहाँ पर जो डिग्री कैप है, ठीक है, वो लगाई गई है। तो इसका मतलब क्या कि बच्चे को हमें एक लर्निंग आउटकम के आधार पर एक ऐसा मार्ग तैयार करना है कि जिस मार्ग पर आगे बढ़कर वो अपने उद्देश्य को देख सके। जो ये माइलस्टोन के सिंबल्स हैं ये उसके उद्देश्य को प्रकट कर रहे हैं और जो उद्देश्य अभी हमने संज्ञा का लिया, हम इसको मैथ्स में जैसे नंबर सिस्टम की हम बात कर रहे थे नंबर्स नेम के लिए, तो उसके लिए हमने सक्सेस क्राइटेरिया बनाया था कि बच्चे जब लर्निंग आउटकम है कि हमें बच्चों को नंबर्स नेम सिखाने हैं, तो उसका सक्सेस क्राइटेरिया हमारा क्या होगा कि बच्चे गिनती की समझ रखते हैं, बच्चे गिनती की पहचान कर लेते हैं, बच्चे जो आरोही और अवरोही क्रम में गिनतियों का संयोजन करना है उसकी परिकल्पना को भी जानते हैं, बच्चे अंक और मौखिक रूप से गिनती का जो वाचन है उसको कर लेते हैं। तो सक्सेस क्राइटेरिया के बाद हमने रूब्रिक्स निर्माण करना है। तो अब हम मैथ्स का एग्जाम्पल इसी के थ्रू आगे करते हैं कि सपोज हमने बच्चों को 5 अंक दे दिए और हमने उनको नंबर्स नेम लिखने के लिए कहा। बच्चे क्या करते हैं, कुछ बच्चे नंबर्स नेम की स्पेलिंग को गलत करते हैं। लाइक 5 है तो 5 में उन्होंने F की जगह S बना दिया, मतलब कोई भी लेटर मिस्टेक उन्होंने कर दी। तो हमने एक क्या चीज़ देख ली कि स्पेलिंग, कि बच्चे स्पेलिंग कैसे लिख रहे हैं। सेकेंड चीज़ हमने क्या देख ली, एक्यूरेसी, कि क्या वो बिल्कुल करेक्ट लिख रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बहुत एक्सीलेंट होते हैं अपनी परफॉर्मेंस को देने में, तो हमने कैटेगराइजेशन कर लिया कि एक्सीलेंट है, उनकी स्पेलिंग कैसी है, क्या जो डिजिट्स उन्होंने लिखी हैं या जो नंबर्स नेम उन्होंने लिखा है, क्या वो जो मैथ्स की बॉक्स हैं उनको टच कर रही हैं डिजिट, या उन्होंने बिल्कुल सेंटर में लिखी है। तो ये डिपेंड करता है कि टीचर क्या सोच रहा है। एक टीचर अपनी क्लास में जो बच्चों का टेस्ट ले रहा है, उस टेस्ट में जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चन पर उसको जो अंकों का निर्धारण करना है वो उसको कैसे करना है, ये उस पर निर्भर करता है। तो नंबर्स नेम में हमने ले लिया कि किस प्रकार से बच्चे ने गिनती की परख की, उसने नंबर नेम में लिखा तो उसकी स्पेलिंग फर्स्ट पैरामीटर, सेकंड पैरामीटर कि वर्ड्स के बीच में गैप है कि नहीं है, थर्ड पैरामीटर कि क्या वो बॉक्सेस में पूरी डिजिट्स को किसी भी कॉर्नर से टच करके तो नहीं लिख रहा है, और फोर्थ हमने ले लिया कि क्या वो एक्यूरेसी के साथ जज कर पा रहा है, कोऑर्डिनेट कर पा रहा है। तो अब जब हमने पहला पैरामीटर उसमें ले लिया कि स्पेलिंग, तो स्पेलिंग में फिर वहीं हम संज्ञा वाला इसमें पैटर्न फॉलो करेंगे कि बच्चे ने स्पेलिंग लिखी है तो क्या उसकी स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट है, एक क्राइटेरिया ये हो गया रूब्रिक का। क्या उसकी स्पेलिंग, हम क्योंकि स्पेलिंग में हम राइट एंड रॉन्ग का ही कंसेप्ट रखते हैं कि स्पेलिंग सही है तो मार्क्स पूरे हैं, रॉन्ग है तो बिल्कुल नहीं। तो स्पेलिंग के जो अंक निर्धारित किए जाएंगे उन अंक के आधार पर ही उसको परफॉर्मेंस के आधार पर उसको मार्क्स अलॉट किए जाएंगे। तो आई थिंक इट इज़ क्लियर टू यू। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। Yes, what is rubrics? In education terminology, rubrics means a scoring guide used to evaluate the quality of students' constructed responses. Put simply, it's a set of criteria for grading assignment. अब देखिए बात करते हैं इसमें सबसे लास्ट 2 वर्ड लेते हैं। पहले हम असाइनमेंट, कि हमने जो बच्चों को वर्क दिया उसकी किस, फिर लेते हैं ग्रेडिंग, कि उस असाइनमेंट की हमें ग्रेडिंग करनी है, ठीक।
उस ग्रेडिंग को हम किस आधार पर करेंगे? सेट ऑफ क्राइटेरिया, कि हमें क्राइटेरिया डिसाइड करना पड़ेगा कि जो अंकों का निर्धारण है हम वो किस किस इंडिकेटर, किस किस पैरामीटर के लिए करेंगे। उसके बाद हम नीचे से थर्ड लाइन में जो स्टार्टिंग 2 वर्ड्स हैं, कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्सेस, कि इसमें किस चीज़ को चेकआउट किया जाता है कि बच्चों की तरफ से रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है, क्या वो कंस्ट्रक्टेड है, सकारात्मक है, क्या बच्चे समझ रहे हैं हमारी अप्रोच को। उससे और ऊपर वाली लाइन में चलेंगे, यानी ऊपर से थर्ड लाइन, पीछे से थर्ड वर्ड क्वालिटी, कि हमें कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्सेस तो देखने हैं बच्चों के, लेकिन हमें ये देखना है कि बच्चों के अंदर जो क्वालिटी हम बिल्ड करना चाह रहे हैं हम उसको इवेल्युएट कर पा रहे हैं या नहीं। तो इस तरह से ओवरऑल हम क्या कह सकते हैं कि ये एक स्कोर गाइड है, ये पूरी बुक है या पूरे रूल्स रेगुलेशंस हैं जिनके आधार पर हम किसी भी विषय के आकलन के प्रपत्र को जांच सकते हैं कि बच्चों को उनके परफॉर्मेंस के लेवल तक लेकर जा सकते हैं। ये आपको क्लियर है इतना कि रूब्रिक्स क्या है? एक स्कोर गाइड है जिसमें हम बच्चों को श्रेणी के अनुसार अंक प्रदान करते हैं, उनकी परफॉर्मेंस को जांचते हैं। इज इट क्लियर टू यू? एनीबडी गिव रिस्पॉन्स? ओके, थैंक यू। नेक्स्ट स्लाइड इज बिफोर यू। नाउ टाइप्स ऑफ रूब्रिक्स, कि रूब्रिक्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो हम देख रहे हैं इसमें 5 टाइप्स ऑफ रूब्रिक्स आर देयर: होलिस्टिक, एनालिटिक, जेनेरिक, टास्क स्पेसिफिक और डेवलपमेंटल। बात करते हैं होलिस्टिक रूब्रिक्स की। होलिस्टिक एज दिस वर्ड इंक्लूड एवरी एस्पेक्ट ऑफ टीचिंग प्रोफेशन एज वेल एज द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट। कि होलिस्टिक का मतलब होता है संपूर्ण। अब संपूर्ण शब्द जहाँ आ जाता है वहाँ अपने आप ही ये बिल्कुल प्राकृतिक बात है कि सारे ही एस्पेक्ट, सारे ही डायमेंशंस, सारी अवधारणाएं इसी के अंदर सम्मिलित हो जाती हैं। सेकेंड थिंग इज एनालिटिक, कि हम जब किसी चीज़ की एनालिसिस करते हैं, हम उसे आंकते हैं, परखते हैं, आकलन करते हैं, फिर उसे स्वीकार करते हैं। मैथमेटिक्स में आप देखें, प्रिंसिपल्स को देखें, आप कि थ्योरीज़ को देखें, तो उसमें सब चीज़ें एक्सपेरिमेंट है। फिर उसके बाद आप उसमें थ्योरीज़ का पूरा डिस्कशन करते हैं, एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट लिखते हैं, रिजल्ट के बाद आप उसकी एजम्पशंस को देखते हैं। आफ्टर एजम्पशंस यू एक्सेप्ट एनीथिंग। तो एनालिटिक मीन्स कि किस प्रकार से आप किसी भी चीज़ का विश्लेषण करने के बाद उसको स्वीकार करते हैं। थर्ड इज जेनेरिक, मीन्स कॉमन, कि कुछ ऐसे भी रूब्रिक्स होते हैं जो हम कॉमन डेली लाइफ में व्यवहार को भी आकलित करते हैं। ऐसा नहीं सिर्फ हम क्लासरूम असाइनमेंट को ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसको इवेलुएट कर रहे हैं, कि हमारे डेली रूटीन का जो बिहेवियर है उसमें भी हम बोलते हैं बच्चों को कि आपको सच बोलना है, कितना बोलना है, कैसे बोलना है, कब बोलना है, ये हमारे अलग अलग पैरामीटर्स हैं। टास्क स्पेसिफिक रूब्रिक्स सेंटर्ड होते हैं, फोकस्ड होते हैं, हमें एक स्पेसिफिक टाइम में स्पेसिफिक टास्क को ध्यान में रखते हुए इनको बनाना पड़ता है। कि आप यूनिट टेस्ट के लिए बना रहे हैं, आप असेसमेंट टेस्ट के लिए बना रहे हैं, सत्र परीक्षा है, अर्धवार्षिक परीक्षा है या वार्षिक परीक्षा है, तो आप ये ध्यान रखेंगे कि रूब्रिक्स हम किस चीज़ को ध्यान में रखते हुए निर्मित कर रहे हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट वन वॉज डेवलपमेंटल, विकासात्मक, कि कई बार क्या होता है हम सब्जेक्ट से अलग भी कुछ अवधारणाएं लेकर चलते हैं और वो अवधारणाएं होती हैं बच्चों के सर्वांगीण विकास की, जो हमें डे बाय डे उनको डेवलप करना होता है। अधिकतर मोरल वैल्यूज से रिलेटेड ये होती हैं, हमारे बिहेवियर प्रॉब्लम से रिलेटेड ये होती हैं। तो ऐसे रूब्रिक्स जो होते हैं हम ओरल अधिकतर बनाते हैं। आपने देखा है साइकोलॉजी में एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, रीजनिंग होती है, तो ये सब क्या है हमारे पर्सनैलिटी को और एनहेंस करने के लिए चेकलिस्ट। तो शॉर्ट में कह सकते हैं कि रूब्रिक्स के टाइप्स कि डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ऑफ प्रोसेस और प्रोडक्ट, चाहे वो रीडिंग हो, राइटिंग हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, लिसनिंग हो, और इनका प्रयोग कौन करता है? एजुकेटर्स। और क्यों करते हैं? जिससे कि उनके जो भी डिसीजन है किसी भी बच्चे की परफॉर्मेंस के बारे में, वो डिसीजन उनके बिल्कुल क्लियर इंस्ट्रक्शंस के रूप में सामने आए। इट मीन्स रिपोर्ट कार्ड के रूप में सामने आए, असेसमेंट शीट के रूप में सामने आए। तो ये क्या कहा जा सकता है कि रूब्रिक्स अपने आप में वो शॉर्ट टूल्स हैं जिनके माध्यम से हम अपने क्वेश्चन पेपर में अपने अंकों के निर्धारण के स्तर का निर्धारण करते हैं या उनकी जांच करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड इट कम्स बिफोर यू। यूसेज ऑफ रूब्रिक्स, कि हम कैसे इसको यूज़ करें। जी मैम।
जी जी बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। ओके मैम, थैंक यू, थैंक यू। तो हम बात कर रहे थे कि रूब्रिक्स का हमें यूज़ किस प्रकार से करना है। तो अभी तक तो ये कंसेप्ट लगभग क्लियर हो गया कि रूब्रिक्स क्या होते हैं, कि रूब्रिक्स वो टूल है या वो स्तर है जिस स्तर के अनुसार हम किसी बच्चे का आकलन करते हैं और उसके असेसमेंट के लिए हमें कौन कौन से चरण, विषय के अनुसार, लर्निंग आउटकम के अनुसार और हमारे जो टॉपिक है उसके अनुसार ये बदलते रहते हैं। कि हमने भाषा में, अगर अभी हमने संज्ञा की एग्जाम्पल ली थी, अगर मैं स्टोरी की बात करूं कि बच्चे को हमें कहानी दी हुई है हमने बच्चों को, और हमें कहना है कि आप इस कहानी को पढ़िए, इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए और कहानी का उचित शीर्षक भी दीजिए। तो ये लर्निंग आउटकम हमारा क्या उद्देश्य हो गया, बच्चे के अंदर सृजनशीलता का आकलन करना, कि बच्चा कितना क्रिएटिव है, कितना उसको कमांड है, कितना वो डीप अंडरस्टैंडिंग करता है, कितना उसका एटीट्यूड और डेवलप्ड है। तो यहाँ हमारे स्तर जो है उसी अनुसार बदल जाएंगे। कि जैसे कहानी का सार, फर्स्ट हमने ले लिया लेवल की कहानी का सार क्या है, सेकंड हमने ले लिया कि प्रश्न उत्तर की भाषा कैसी है, थर्ड हमने ले लिया कि क्या वो अपने वाक्य में प्रयोग कर पा रहा है, अपने मनोभावों को प्रदर्शित कर पा रहा है, और लास्ट हमने ले लिया कहानी का शीर्षक। तो अगर हम कहानी के शीर्षक पर ही चले जाएं तो कोई बच्चे बिल्कुल सटीक शीर्षक लिखते हैं, कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं हमारे क्लासरूम में जो कहानी के पिच को नहीं पकड़ पाते और वो शीर्षक लिखते तो हैं, लेकिन जो उनका टाइटल होता है वो अकॉर्डिंग नहीं होता, एप्ट नहीं होता। तो ऐसे में एक टीचर डिसाइड करता है कि जिसने एप्ट लिखा है, करेक्ट लिखा है, तो अगर 1 नंबर उसके लिए निर्धारित है टाइटल के लिए, तो वो उसको 1 नंबर दे दिया जाता है। लेकिन कुछ बच्चों को सिर्फ आधा नंबर मिलता है। क्यों? क्योंकि वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, द मेन जिस्ट ऑफ द स्टोरी हैज़ नॉट बीन अंडरस्टूड बाय देम, कि वो क्लियर नहीं हो पाते उसके मेन जिस्ट से। कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिनको टाइटल के लिए बिल्कुल हम कोई अंक नहीं देते या आधा अंक देते हैं या कुछ नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो अकॉर्डिंग टू द इन द टर्म ऑफ टाइटल के संबंध में अगर हम देखें तो उनका जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो 0 हो जाता है, वो समझ नहीं पाते, उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाती है। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने लिया कि किस प्रकार से कहानी के लिए या परिभाषा की बात की थी हमने, नंबर्स नेम की बात की थी। तो विषय के अनुसार, टॉपिक के अनुसार, संदर्भ के अनुसार ये रूब्रिक्स बदलते रहते हैं। तो अगर हम पढ़ें इस चीज़ को तो देखते हैं, लेट्स सी द वेरी थर्ड लाइन, स्टूडेंट्स वर्क एफिशिएंट, कि ये रूब्रिक्स का प्रयोग क्यों किया जाता है, बच्चों के कार्यों में और भी ज़्यादा एफिशिएंसी लाने के लिए, और ज़्यादा उनके अंदर योग्यता संवर्धित करने के लिए। दूसरा है कंसिस्टेंस,
कि उनमें कंसिस्टेंसी बने, कि वो जो भी पढ़ रहे हैं, जो भी उनको एक टीचर के द्वारा इम्पार्ट किया जा रहा है, वो उस चीज़ को इतनी एक्यूरेसी से अपने अंदर ग्रहण करें कि अपने विषय वस्तु को लेकर वो बहुत कंसिस्टेंट हो जाए, स्थिर हो जाए, कॉन्फिडेंट हो जाए। फिर ऑब्जेक्टिव, कि एक टीचर का ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो टीचर पढ़ा रहा है बच्चे उसको ज़्यादा से ज़्यादा ग्रास्प करें। तो वो